हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए सेट नंबर 9 आप से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 to 8 सेट अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 है। इससे पहले वॉल्यूम 1 भी करा दिया गया, 2 भी करा दिया गया, साथ साथ केन पब्लिकेशन का भी 1 to 5 के लिए करा दिया गया है। और साथ ही साथ प्ले स्टोर में आपको स्पीडी करंट अफेयर का भी दिखेगा, जो 2026 तक यानी फरवरी तक का है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी टायर 4 का भी एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मतलब एक तरह से आने वाला है। अपनी तैयारी को और मजबूत करें, ठीक है दोस्त, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे क्या होने वाला है, टफ ही होता जाएगा, ठीक है ना। तो मौका बार बार नहीं आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से टोटल 120 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 31 से। कहता है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। बिहार कांग्रेस कमेटी की पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हसन इमाम, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में हुआ था। और इसी की अध्यक्षता कौन किए थे, तो हसन इमाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32। कहता है, बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये गया में हुआ था। 1900 ये कहाँ हुआ था, ये गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, देश बंधु चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक है, और कौन सा अधिवेशन था, ये 38वां था। ठीक है, इससे पहले 1912 में हुआ था। कहाँ, पटना में, बांकीपुर में। ये कौन सा अधिवेशन था, ये 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो R.S. माधोलकर, याद रखिएगा। ठीक है, एक और हुआ था 1940 में, जो 53वां अधिवेशन था, आरामगढ़। ठीक है ना, जिसके अध्यक्षता कौन किए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन जो है ये कब वापस लिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को ये वापस लिया गया। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था, अभी याद रखिएगा, तो 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। अच्छा, ये असहयोग आंदोलन जो वापस क्यों लिया गया था, तो याद रखिएगा चौरा चौरी कांड जो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है ना, तो इसी घटना के कारण ये वापस ले लिया गया था। ठीक, यानी गांधी बहुत दुखी हो गए थे, उसी के कारण 12 फरवरी को 1922 को वापस ले लिया गया था। और इसी इसी घटना को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल करार दी थी। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 34। कहता है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम वेटिंग, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो मैकाले का, याद रखिएगा, मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 35 कहता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, याद रखिए मदन मोहन मालवीय, जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1916 को। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 36, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। कौन किया था, तो हरदयाल द्वारा ये गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 37। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा चंदू शाह, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39। कहता, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये 1924 में, याद रखिए 1924 में बने थे। कहाँ, बेलगाम, याद रखिएगा बेलगाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40। कहता है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया, बताइए। तो राइट आंसर आपका भी हो जाए अहमदाबाद सत्याग्रह, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। कब, तो 1918 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए मैथ दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -x²
प्लस 11x उसके बाद 60, इसका गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिए तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, कुछ इस तरह से आपको लिखाएगा। इसका क्या कीजिए, आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 चौके 60, यानी हो जाएगा आपका -15x और प्लस हो जाएगा आपका 4x और माइनस आपका 60। ठीक है, तो माइनस बाहर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर x को बाहर करेंगे तो x -15 आएगा, और एक आएगा यहाँ पर 4 बाहर करेंगे तो यहाँ पर x -15 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से आएगा x माइनस तो बाहर ही रहेगा, तो x -15 और x +4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस दे रखा था। जब माइनस को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स और x +4 होगा। तो 15 माइनस एक्स यानी x +4, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ध्यान से बनाइएगा, हर बार का काम गड़बड़ होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ए आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42, समीकरण इतना में अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा का वैल्यू बताना है। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा क्या होता है। अगर इक्वेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका c/a होता है। क्या हो जाता है आपका c/a होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, c कहाँ पर ये हो जाएगा, यानी q/ क्या हो जाएगा आपका q/ यहाँ पे 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 43। कहता है अरुण ने एक कार को इतना रुपये में खरीदा और अगले वर्ष मूल्य बढ़ाकर इतना रुपया में बेच दिया, तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि देखिए। 3.5 लाख यहाँ पर 3,75,000 यानी 25,000 के क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रैमूल पे निकाला जाए तो क्रैमूल नीचे लिखा आ जाएगा। 4 जीरो दे दीजिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में करना है। तो ऊपर कितना है 5 जीरो, तो 4 जीरो नीचे है, तो 4 जीरो कट गया, 2 से काटिए हो जाएगा आपका 7, यानी हो गया आपका 50/7 यानी 7.1/7। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44। कहता है निम्नलिखित में इतना का दशमलव रूप क्या होगा। इतना का दशमलव रूप आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगर मान लीजिए ऑप्शन से बना, इसको ऐसे समझिए ना, ऐसे इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा 4/9। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 45। समीकरण इतना का विवेकतर यानी डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 2x² होगा -3x हो जाएगा +1 i = आपका 0 होगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर b² - 4ac। b² का मतलब -3 का स्क्वायर इन 9 हो जाएगा, 4 a का मतलब आपका 2 हो गया और c का मतलब यहाँ पर आपका 1 हो गया। तो हो गया 8, यानी 9 में से 8 यानी 1 हो जाएगा। कितना होगा 1। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना, जैसे तो 1 आ रहा है, डी निकालने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46। कहता है कि स्तनधारियों के बारे में लिखित में कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। तो ये में लिखा अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो बिल्कुल सही है। स्तनधारी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मैमा से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्तन होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, सी कहता है स्तनधारी होने के लिए आवश्यक शर्त अपने बच्चों को जन्म देना। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी स्तनधारी जो है बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं। जैसे अंडे देने वाले स्तनधारी को जैसे हो गया प्लेटिपस, एकिडना। ठीक है ना, तो इस तरह से जो भी है, तो ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 47। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कच्चा लोहा का गुण नहीं है। तो कच्चा लोहा यहाँ पर देखिए पहला लिखा है, कच्चा लोहा कठोर लेके भंगुर होता है, ये सही है। कच्चा लोहा चुंबकित हो सकता नहीं, ये नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। सी में लिखा है इसमें आसानी से जंग नहीं लगते, भी सही, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48। कहता है
इन सिंटू संरक्षण के तहत प्राकृतिक आवास को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ही हो जाएगा। तो उसे क्या कहा जाता है? संरक्षित क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संरक्षित क्षेत्र उसको कहा जाता है। भारतीय वन अधिनियम कब स्थापित हुआ? बताइए। तो 1927 में हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल दे रखा है, ठीक है ना। ठीक इधर क्योटो प्रोटोकॉल दे रखा है, इसका संबंध किससे है बताइए। तो इसका संबंध किससे बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कमी करने के लिए बनाया गया। इसका संबंध हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 1771 में। याद रखिए 1771 में विद्रोह शुरू हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो रघुनाथ के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 53। कहता भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1904, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। ठीक है, वो कौन लिए थे? तो महात्मा गांधी जी। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। तो नील की खेती के विरुद्ध। याद रखिए नील की खेती के विरुद्ध किए थे कहाँ? तो बिहार में 1917 में चंपारण में। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। याद रखिए अल हिलाल, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। द कॉमरेड की बात करते मौलाना मोहम्मद अली। जमींदार हो जाएगा आपका मौलाना जफर अली खान से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 57। कहता बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया? बताइए। तो 14 वर्ष हो जाए। याद रखिएगा 14 वर्ष। ठीक है, अब पुरुषों के लिए 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? बताइए। यानी 58 का राइट आंसर आपका बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 24 सितंबर 1932। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब क्या होता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा संसद का सत्र चालू नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश कैसे जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत? 1, 2, 3 यानी 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो 213 अनुच्छेद के अंतर्गत से वो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 60। निम्नलिखित में कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। तो गुट निरपेक्षता जो ये पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए मैथ दे रखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया जाता है। ठीक है, तो शंकु का व्यास आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी पिघलाने की बात किया जाता है इस तरह से, तो दोनों का क्या होता है? वॉल्यूम यानी आयतन को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई, और आर का मतलब हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ शंकु है ना, तो शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ निकालना है। तो आर का स्क्वायर, एच आपको दे रखा है कितना? 10। ठीक है, तो जो कटेगा काटिए। 3 से यहाँ पर पाई से पाई काटिए। पाई से आपका ये पाई कट गया, 3 से 3 कट गया नीचे। यहाँ पर 1 10 से यहाँ पर 1 10 कट गया, तो यहाँ पर 10 पर पावर यहाँ पे यानी 10 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी देखिए इसको मिलाकर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा यानी आर स्क्वायर। तो ऐसे आर का मान कितना हो जाएगा आपका? 20। आपको निकालना है क्या है? व्यास।
इसलिए हर बार का काम गड़बड़ होता है। 20 अब जल्दी से मार मत दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इजी क्वेश्चन होते हुए आप गलत कर देते हैं। तो यहाँ पूछा आपसे ब्यास, और ऑप्शन में आपका 20 दे भी रखा रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्यास पूछा, इसलिए राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 62 कहता है, चलिए इसका मान बताना है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन है तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे सॉल्व करने। देखिए रूट 64 तो कितना हो जाएगा 8, 8 इसमें जुटेगा तो 81 यानी 9, 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 यानी 6, 6 में 3 जोड़े तो 9 यानी 9 का रूट कितना हो जाएगा आपका 3। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 63। एक खुदरा विक्रेता 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं और 11 की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात कर यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य कितना है, 20% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रति वस्तु बिक्री का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य निकाल लीजिए तो 70 हो जाएगा। 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 15 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा। सबको जोड़ दीजिए कितना होगा, यानी कितना आया 379 हो गया, ठीक है। नहीं हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे 20% प्रॉफिट यानी 120 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आएगा आपका सभी वस्तु का, तो एक वस्तु का निकालें तो वस्तु कितना है 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर हो गया आपका 9, 16 और 16 14 कितना होगा 30, तो 30 यहाँ डिवाइड भी कर दीजिए यानी प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो 30 चौक कितना हो जाएगा 20, 4 से इसको काटिए आपका 25 बार में, कितना बार में 25 बार में, यानी 369 बाई कितना हो गया आपका 25। अब इसको 25 से काटिए कितना बार में जाएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा आपका 15 पॉइंट यानी 15.16। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 64 कहता है, दो संख्याओं का महत्तम सप्रतक और लघुत्तम सप्रतक, महत्तम सप्रतक कितना है 2 और लघुत्तम सप्रतक आपका 72 दे रखा। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का दुगना से 2 अधिक है। तो मान लिया छोटी संख्या को x, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है महत्तम सप्रतक और लघुत्तम सप्रतक गुणनफल के बराबर होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या x माने थे तो x से गुना कर देंगे बराबर 72 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 2x² + 2x और ये हो जाएगा आपका कितना 144, जो इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 144, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते x², उसके बाद हो जाएगा प्लस x माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 72। अब इसका इफेक्ट ऐसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 7 है, ये प्लस में, इसका मतलब इसमें 9 और 8 होगा। जब ये माइनस में है तो समझिए ये प्लस यानी बड़े वाले को प्लस में करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर x का जो मान आएगा आपका 8 आएगा, कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 65। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है। तो आपको पता है कोई हल नहीं होने कंडीशन क्या होता है, a1/a2 और b1 क्या होता है आपका b2 और नॉट इज इक्वल टू क्या होता है c1/c2 होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए तो a1 कितना हो जाएगा 1, यानी कोफिशिएंट लिखा था एक से कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर a2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 और उसके नीचे हो जाएगा आपका k, तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। एक आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप कितना होना चाहिए, बताइए। तो एक आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप कितना होना चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा अधिक। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी एक तरह से मॉडरेट यानी मध्यम होना चाहिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन गैर केंद्रित सौर संग्राहकों में उच्चतम ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्रदान करता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा निर्वातित फ्लैट प्लांट संग्राहक, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68। समुद्री हवा क्या है। तो जाहिर सी बात समुद्री हवा जो समुद्र से आने वाली हवा जो दिन के समय में चलता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69।
निम्नलिखित में कौन उच्च तापान भूतापीय संसाधन का एक प्रकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सूखी भाप। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है परावर्तित सौर विकिरण क्या है? परावर्तित सौर विकिरण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गैर वायुमंडलीय बाधा से परावर्तित विकिरण है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? सबसे पहले बताइए। तो एम एन रॉय, याद है एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान का सुझाव दिया था। ठीक है, आई कब दिए थे? तो 1934 में अपने राय दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 72 कहता भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मीर ए साहिब फातिमा। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइए, राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है? जब राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है, जब एक तरह से मतभेद होता है, ठीक है ना, उसी के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो अभी तक भारत में तीन बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। याद रखिए 1900 पहले 61 में हुआ था, उसके बाद 1978 और 2002 में। तो याद रखिएगा 3 डेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इनमें कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? एक सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड पैंथिक तो ये तो थे, और उसके बाद सर स्टॉफ क्रिप्स ये भी थे, लेकिन रमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। एक और कौन था? एक और नाम याद रखिएगा, एवी अलेक्जेंडर। तो ये नहीं थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 75 भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो विशेषित अधिकार। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? बताइए कौन सा देश है? तो अकेला ये कजाकिस्तान है। अकेला जो है कजाकिस्तान है, जो 39 यानी 40% के आसपास अकेले प्रोडक्ट करता है। अगर कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को अगर मिला दिया जाए तो तीनों मिला के 70% अकेले करता है, तीनों मिलकर करते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 77 अभिनव तारा इसको बोलते हैं सुपरनोवा क्या है? बताइए। तो एक डाई स्टार है जिसको बोलते हैं मानसन तारा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। महासागरों और सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक आपको बताना है। तो ए में लिखा है पृथ्वी अपकेंद्रीय बल, बी में लिखा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और सी में लिखा है सूर्य का गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पर तीनों के तीनों प्रभावी होंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर उच्च ज्वार की अगर बात किया तो उच्च ज्वार किसके कारण होता है? तो चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है, नज़दीक है ना, तो उच्च ज्वार इसी के कारण आता है। ठीक है, चलिए। और उच्च ज्वार क्या कंडीशन होता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब तीनों एक लेंथ में होते हैं तो इससे क्या होता है? उच्च ज्वार आता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 79 बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिला में? तो याद रखिए बिहार के 12 जिले से गंगा नदी क्या करती है? बहती है। इसमें पटना सबसे ज़्यादा, क्योंकि पटना में इसकी कितना है? 99 किलोमीटर में ये बहती है। अगर पूरे बिहार की अगर बात करें तो 445 किलोमीटर में ये बहता है। अब पूरे भारत में अगर पूरे गंगा की लंबाई की अगर बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है IUCN द्वारा नॉन इवेल्युएटेड से एक्सटिंग तक जीवों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है 600 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना? देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, ठीक है, 10% का मतलब देखिए, तो इसको बिल्कुल समझिए आप 10 सेकंड में इसको 10 सेकंड के अंदर में इसको कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है तो देखते ही कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए जब भी 10% मान इस तरह से रहेगा, 10%, 20%, एंड जिसका जो फॉर्म 1/x के फॉर्म में रहेगा, है ना, तो इससे सी आई निकालना बिल्कुल ईजी हो जाता है। आप देखिए कैसे। तो 10% की अगर हम बात करते हैं, 10% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन वाले, तो बोलिएगा 1/1 कितना होता है, तो 10 होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, सी आई निकालना है 2 साल का। तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 20 है, 20 से कितना हो जाएगा 21। ये हो गया सी आई। और ये 10 जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 100। ये हो गया आपका क्या, मूलधन। तो इतना का मान दे रखा, यानी 100 का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना, 600। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितना का, 21 का। इसको नहीं ना जोड़े, हाँ इसको जोड़ना पड़ेगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 20 से, 20 से 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, राइट आंसर आपका यहाँ पर 126। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 82। कहता है जुबिन और परवीन 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक, देखिए जुबिन शुरू करती है यानी काम जो है अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है ना, तो उस पूरे काम को कितने दिन में किया जाएगा। यानी स्टार्टिंग किससे हो रहा है, तो जुबिन से हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले आप लिखते हैं जुबिन, ये अकेले करती है तो 36 दिन का समय लेती है। और प्रवीण अगर शुरू करती है तो ये अकेले 60 मिनट में, यानी 36 मिनट में 60 मिनट का समय लेती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग को पता ही होगा, सबसे पहले इसका एचसीएफ लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 180 होगा। 36 इसमें डिवाइड कीजिए तो 5 बार में, और 60 से इसमें डिवाइड होगा तो 3 बार में। दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे समझिए। सबसे पहले काम कौन स्टार्ट करता है, तो बोलिएगा जुबिन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जुबिन पहले, तो हमने यहाँ पे जे लिखा। उसके बाद प्रवीण, दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया, तो बोलिएगा 8 दिन में। पहला ये की, पहला दिन ही की, दूसरा दिन ये, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, तो बोलिएगा 8। इधर लिखता हूँ, 2 दिन में कितना काम हुआ, तो बोलिएगा 8 काम हुआ। टोटल काम कितना करना है, तो बोलिएगा 180 करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखेंगे, है ना। तो 45, 44 इस तरह से दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हमको 180 काम करना है। तो मान लीजिए इसका हम 22 गुना करते हैं। कितना, 22 गुना, इधर भी 22 गुना करेंगे, है ना, दोनों तरफ। तो 22 दूना 44 दिन इधर होगा, तो 44 दिन में कितना काम होता है, तो 8 दूना 16 यानी 176 काम। यानी 44 दिन में 176 काम हो गया। ठीक है, तो बचा कितना काम करने के लिए इसमें, तो बोलिएगा 4 दिन और काम बच गया है। ठीक है ना, तो ये करेगा कौन, जुबिन। कौन करेगा, जुबिन। तो जुबिन अकेले वो 5 यूनिट काम करती है, लेकिन काम करना है इसमें बचा कितना, 4। तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपका, 5। इसमें हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों का 48, यानी 48 सेकेंड। यानी वो 48 सेकेंड, यानी 44 दिन 48 सेकेंड में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 83। कहता है एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपया है। बिक्री के दौरान 20% और 15% के सिलसिलेवार 2 छूट, यानी 2 इसको क्रमागत छूट दिया गया। ठीक है ना, सक्सेसिव छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद खिलौने का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको बनाने का बहुत सारे तरीका। ठीक है, तो देखिए 1800 दे रखा है, 20% छूट का मतलब कि 100 के सामान को 80 में दिया, तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। 15% छूट का मतलब 100 के सामान को 85 में, तो 85 बटे 100। बस इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर 3 जीरो, नीचे 4 जीरो होते, 3 जीरो पहले हटा दीजिए, साफ कर दीजिए। 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 17 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा आपका 4 बार में। तो 18 गुने 17 चौका 68, तो 88 कितना हो जाएगा, 64, यानी 4। इससे मल्टीप्लाई किए तो 12, 24 आएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 84। कहता है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो जाए। ठीक है ना, तो अब देखिए विभाजित, अब देखिए 15 का मतलब क्या, बोलिए इसमें 3 गुने 5 है, तो 5 से तो सब डिवाइड हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें 3 भी है। तो आपको 3 का विभाजता का नियम आपको पता ही होगा कि सब का सम हम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 9 9 18, हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 18 7, ये नहीं 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 12।
8 20, ये भी 3 से आप डिवाइड नहीं हो, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ये कैसी संख्या, तो देखिए से लग रहा है आपका ये अपरिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का सम भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 86। कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। प्राकृतिक संसाधन यानी प्राथमिक संसाधन, प्राथम, ठीक है ना, का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कच्चा तेल की बात करते हैं और कोयला की बात करते हैं, ये प्राकृतिक प्राथमिक संसाधन का प्रकार है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो ये प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक, याद रखिए द्वितीयक स्रोत है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है अर्थोपोडा में प्रजनन के बारे में लिखित में कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये ज्यादातर सजीव जनक जीव होते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत है। अर्थोपोडा की अगर बात करते हैं द्विलिंगी भी लिखा हुआ, ये एक लिंगी भी होता है, दो अलग अलग लिंगी में भी होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 88। कहता है कि MSH का अर्थ क्या, MSH का क्या कार्य है बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रजकता का विनियमन करना। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो है कि इसका नाम क्या, याद रखिए न्यूरो सेक्रेटरी। क्या नाम है, न्यूरो सेक्रेटरी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 90। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी सांद्रता ppm में मौजूद है, बताइए ppm में बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7,80,840। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, आपको बताना किस बेस पे इसकी गणना की जाती है। तो याद रखिए निवेश राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से क्या करने पे, भाग करने पे, याद रखिएगा, यानी निवेश राष्ट्रीय उत्पाद बटे कुल जनसंख्या। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 93। कहता है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये नेपा नगर, याद रखिए नेपा नगर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आई कहाँ है, तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए गंगा नदी का बिहार में आपकी लंबाई पूछा जा रहा है कितना है। तो 445 किलोमीटर, थोड़ा देर पहले भी हम डिस्कस किया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सब फेमस दे रखा है, ठीक है, आपको पता होगा, बताइए। तो ए का हो जाएगा आपका 2 उत्तराखंड, 2 ऑप्शन में दे रखा है। सरिस्का वन जीव अभयारण्य ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में 3 नंबर, तो यहाँ 3 नंबर हो गया। बांधो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश यानी 4, मतलब राइट आंसर आपका यहाँ पे बी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका बी हो गया। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस किस के मध्य यानी किनके बीच में है, बताइए। तो नीलगिरी और अन्नामलाई, याद रखिए नीलगिरी और अन्नामलाई। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 96 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए, नीलगिरी जो है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर क्या होता है, मिलान होता है, भी याद रखिएगा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो ये रानीगंज में, कहाँ, रानीगंज कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है, लेकिन तापी नहीं बनाती है, सेंचुरी बनाती है। ठीक है, ये अरब सागर में जाकर यानी खमात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 99। कहता कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा जो भारत के सबसे पहले मध्य से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको देखना है इसमें किससे होकर गुजरती है। ठीक है, तो लिखा है झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन दे रखा है झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो पूरा याद रखिएगा, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए एक कहता है एक बहुफलकीय ठोस में कुल शीर्ष आपको बताना है। यदि फलक कितना दे रखा है और किनारे इतना, फलक का मतलब होता है, अगर मैं इस तरह से बनाऊं, फलक इस तरह से होता है, जैसे क्यूबाइड शेप हमने बताया, तो ये फेस, फलक यानी फेस होता है। तो किसी भी क्यूबाइड में यानी घन या घनाभ की अगर बात करते हैं, इसमें 6 फेस होते हैं, इसी को बोलते हैं फलक। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका एक रिलेशन होता है, एक फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, एफ माइनस ई प्लस भी इज इक्वल टू 2। एफ मतलब हो गया आपका फेस यानी फलक हो गया, ई मतलब एज यानी किनारा हो गया, अभी मतलब शीर्ष हो गया। तो आपको फलक दे रखा कितना 20, एज दे रखा आपका 30, और प्लस आपका भी निकालना इज इक्वल टू 2। तो 20 में से 30 गया -10 और साइड चेंज होगा तो भी कितना हो जाएगा आपका 12, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 102। त्रिभुज एक कहता है कि एबीसीडी एक वर्ग दे रखा है, सीओडी आपका 105 है और एक्स इतना दे रखा है, एक्स का मान बताना आपका, यानी सीईडी आपका x डिग्री, तो एक्स का मान बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो वर्ग में देखिए ये आपको जो दे रखा है आपका डायगोनल है, ठीक है, यानी विकर्ण दे रखा है। तो विकर्ण यहाँ पर क्या करता है 90 पे डिवाइड या 45 पे डिवाइड, ये 45 तो भी 45 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है एक्स, एक्स यहाँ पर है, अगर ये 105 है तो कितना होगा आपका 75, कितना हो जाएगा 75। आइए ये हो गया आपका 45। तो त्रिभुज में तीनों कोण का सम कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 180 होगा। तो इसको निकालेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा आपका 60, यानी दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएगा तो 60, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 103। कहता है एन किसी मान के लिए दो समांतर श्रेणी, एक ये दे रखा और एक यहाँ से दे रखा, ठीक है ना। तो एन पद, एनवे पद क्या है, समान है, दोनों का एन टर्म जो है आपका समान है। तो पहले यहाँ से इसका निकालिए, एन टर्म क्या होता है, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना टी एन का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो पहले इससे निकालिए, तो ए तो हो गया आपका 3 एंड 3 13 हो गया, प्लस आपका एन माइनस 1, एन माइनस आपका 1, और कॉमन डिफरेंस कितना, तो 19 में से 13 गया तो 6 हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आया आपका 6n प्लस 7 आएगा। उसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ पर 69 7, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर 69 ये नहीं होना, यहाँ पर 68 होना चाहिए, यानी 69 यानी घटते क्रम में, ये 69 68 67, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम टीएन निकालें तो जब ये देखिए यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर आपका एक क्या हो गया आपका 69 हो गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -1 होगा, तो यहाँ से जब निकालिएगा तो कितना आएगा 70 माइनस एन आएगा। तो ये दोनों को हमने बराबर कर दिया, अब बराबर करने के बाद यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करने पे इसका राइट आंसर आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू आएगा आपका 9 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 104। कहता है एक बड़ी यानी एक बड़ी नहीं घड़ी होनी चाहिए, एक घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ घड़ी होनी चाहिए, मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी और इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको बताना है। एक तरह से आप लोग पढ़े होंगे त्रिज्या खंड, है ना, इस तरह से 10 मिनट में। तो देखिए मिनट वाली बात करें तो मिनट वाली जो है 1 मिनट में कितना बनाता है, तो 6 डिग्री बनाता है, 10 मिनट में कितना बनाएगा, तो 60 बनाएगा, यानी अभी एंगल कितना बनेगा 60। बस ये आपका क्षेत्रफल, इसी को निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बाई कितना होता है 360 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया 60 बाय 360, पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या जो हो गया आपका 21, यानी 21 गुने 21 दो बार लिखेंगे। 7 से कट गया आपका 3 बार, 0 0 कैंसिल, 6 से कट गया आपका 6 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया आपका 11। तो 11 में 21, 11 गुने 21। तो अब देखिए 11 गुने 21, 21 11 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ईजी होता है। 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो बिल्कुल ईजी, बस ऐड करना, पहला 10 का 10, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3,
आज 2 को लिख दीजिए। तो राइट आंसर आपका 231, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 105। कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ कॉस 0 यहाँ 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 90 होगा। यानी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं। तो 90 माइनस बीटा, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, और अल्फा के जगह पे लिखाएगा ये 90 माइनस बीटा, अब माइनस यहाँ फिर हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन 90 और माइनस 2 बीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस हो गया आपका कॉस 2 बीटा आ गया, कॉस 2 बीटा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 106। कहता है किस हार्मोन को डोर्मिन भी कहा जाता है। तो एब्सिसिक एसिड को डोर्मिन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी शब्द दे रखा है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड, सभी के सभी क्या पादप हार्मोन होते हैं। एक और होता है एथिलीन, जो यही है कि एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किसका उपयोग बाहर जाने वाले दीर्घ तरंग विकिरण के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। तो वाट पर वर्ग मीटर, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 108। ध्वनि तरंग का कौन सा गुण अल्ट्रासाउंड के सिद्धांत में कार्य करता है। तो अपवर्तन अपरावर्तन, राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। मध्यकाल में ध्वनि तरंगों को प्रवर्धित करने में कौन सहायक होता है। तो ऑक्सिकल जिसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, यानी 109 का राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है इनमें कौन मस्तिष्क के उत्तक के संपर्क में है। इसको बोलते हैं पियामीटर। क्या बोलते हैं, पियामीटर, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं। आपको बताना है टोडा जनजाति जो है ये मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं। तो ये तमिलनाडु में निवास करते हैं। कहाँ, तमिलनाडु, जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 112। कहता है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये ग्लैंड में है, जिसको बोलते हैं ग्लैंड, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बताइए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो थे कौन, तो याद रखिएगा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जय रामदास दौलत राम थे। ठीक है, और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, भी याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 114। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो ये आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये पटना में, याद रखिए पटना में, बिहार में सबसे पहले अगर नगर निगम की स्थापना किया गया था तो पटना में किया गया था। ठीक है, कब, तो 1952 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 116। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1997, याद है 1997 में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुआ था। ठीक है, बीजेपी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में। कब, 1980 में। ठीक है, आम पार्टी याद रखिएगा तो 2012 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 117। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1961 में, याद 1961 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, भारत का इक्को मार्ग लोगो क्या है। तो मिट्टी का एक घड़ा है, याद रखिए मिट्टी का एक घड़ा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब भारत में इक्को मार्ग लोगो का योजना कब शुरू हुआ, तो 1991 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है नरेगा का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था, याद रखिएगा 2005 में। 2005 में। उसके बाद नरेगा से मनरेगा बना। नरेगा से मनरेगा कब बना, तो याद रखिएगा 2009 में। 2009 में ये बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 120। कहता है निम्न में किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमावाद नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
न्यायमूर्ति ए एस आनंद, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षरों में आपको दे रखा है, यहाँ से रीजनिंग का स्टार्ट हो गया। आपको बताना है जो चारों में एक इस समूह से नहीं है। ठीक है, बताइए। तो पहला अगर हम चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ टी आर भी, तो टी कितना होता है 20, 20 में पहले क्या हो गया 2 घट गया, फिर 4 बढ़ा देना, ठीक है। क्यू कितना होता है यहाँ पे, क्यू होता है आपका 17, 17 में आपका 2 घट गया तो हो गया आपका 15। फिर यहाँ पर देखिए आप 15 में 3 बढ़ेगा, इसमें 4 बढ़ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आपका 2 घट गया, फिर यहाँ पर 3 बढ़ गया, मतलब ये आपका छट गया, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 122, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो आपको बताना है आर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आर किस में, किस वर्ड में है। तो आर इसमें है, तो जाहिर सी बात इसी में का कोई वर्ड होगा। देखिए 5 इसमें है तो 5 नहीं होगा, 2 भी है, 6 भी है, 6 है ना, हाँ 6 भी है, 7 भी है, उसके बाद 4 भी है, 9 नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। बिल्कुल ये छाटना। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 123, कहता है भी पी की माँ है, पी के की भाई है। चलिए तो इसको ऐसे बनाते हैं, पहले भी पी की माँ है, भी जो है पी की क्या है माँ होगी, ठीक है। उसके बाद पी के का भाई है, भाई है किसका के का, फिर के का भाई एन, के का भाई एन, के का भाई कौन है एन, के का भाई एन की केवल एक संतान टी है, क्या इसका टी एक संतान है, ठीक है। तो के एच, उसके बाद कहता है के एच का इकलौती पोती है, के जो है एच का, ठीक है ना, के जो है एच का इकलौती पोती है, तो एच यहाँ पर लिख दिया, पोती है कौन के, तो निगेटिव यानी माइनस दे दिया, ठीक है। तो के का टी से क्या संबंध है, तो टी यहाँ पर के यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि के जो है यानी इसकी इसकी क्या हुई, एक तरह बेटा है बेटी है ना, संतान है। तो एक के कौन होगी इसका, तो बुआ होगी, ठीक है, यानी फूफू जिसको बोलते हैं, तो एक तरह से बोल सकते हैं पिता का बहन, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124, ठीक है। इस तर्क को समझना है, 30 से 41 हुआ, इतना से इतना हुआ, तो आपको बताना है 12 से कितना होगा, बताइए, ठीक है। तो देखा जाए 30 में 11 जोड़ते हैं 41, 56 में 11 जोड़ते हैं तो 66 हो जाएगा, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 23, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या करना, आपको प्लस को माइनस और गुना को भागा में आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का आपको सॉल्व करना है एक तरह से, ठीक है। चलिए तो 29 हो गया, भागा को गुना करना है 2, माइनस को प्लस तो प्लस कर दिया 14, अब प्लस है तो प्लस को क्या करेंगे -16, और गुना को क्या करना है भागा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 से कटिए आपका 4 बार में, आई हो गया 29 दूना कितना 58, और 58 हो गया, और उसके बाद प्लस इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया आपका 18। अच्छा सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, देखिए माइनस है ना, तो घट जाएगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी 68, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 126, कहता है शीर्ष या अंतिम मांसाहारी किस ट्रॉपिक स्तर के अंतर्गत आता है। तो सबसे हम समझ ले T1 T2 T3 T4 क्या है, T1 T2 T3 T4 होता क्या है। T1 हो गया आपका उत्पादक, T2 हो गया आपका प्रथम उपभोक्ता, ठीक है, आई होगा द्वितीय उपभोक्ता, ये होगा तृतीय हो गया। तो आपसे पूछा क्या है कि अंतिम मांसाहारी, तो मांसाहारी किस में आएगा, तो आएगा आपका T4 में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127, समोच्च खेती निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो कृषि संबंधी क्रियाकलाप, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। असमोची खेती जनरली स्लोप में क्या ढाल वाले जमीन पे किसको किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 27 का 127 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 128, कहता है कि मल्चिंग मिट्टी के तापमान को किसके माध्यम से प्रभावित करती है। तो विकिरण परिरक्षण, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम में कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा,
लचीलापन होना चाहिए और न्यूनतम घर्षण होना चाहिए, अधिकतम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूनतम घर्षण होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे, क्योंकि अधिकतम अगर घर्षण होगा तो ऊर्जा का क्या होगा, शोषित कर लेगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ए और सी होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 130, इनमें कौन सा कथन आपका सही है। ये तरंग दे रखा PS, ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा तरंग आपका सही है। तो देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पी से प्राइमरी तरंग होता है, सी से सेकेंडरी होता है, एस से सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी तरंग जो होता है इस तरंगों की तुलना में तेज गति यानी तेज गमन करती है। बिल्कुल सही बात है कि तेज गमन करती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे पी हो जाएगा। और पी जो है तीनों माध्यम में चलता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन अगर एस की अगर बात करें तो एस जो है ये सिर्फ ठोस में यानी सॉलिड में चलता है, यानी सिर्फ ठोस में, ठीक है। और पी तरंग की बात करते हैं तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। पी कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग, यानी जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। अगर एस तरंग की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स वेव होता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 131, कहता है गेल लिमिटेड पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ई हो जाएगा। इसे कहाँ किया था, तो पटना में, याद रखिएगा, बिहार में पटना। राइट आंसर आपके यहाँ पे ई हो जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इनमें से दिए गए कौन सा कार्य इनके शासन काल में हुआ। तो पहचान का आधार कार्ड, सूचना का आधार, शिक्षा का आधार। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 134, FIDE फाइड महिला विश्व कप 2025 किस शतरंज खिलाड़ी ने जीती। तो दिव्या देशमुख, याद रखिएगा, दिव्या देशमुख जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये भारत के कौन केमे नंबर के ग्रैंड मास्टर है, तो 88, याद रखिए 88 नंबर के। और 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो याद रखिए रोहित कृष्ण, रोहित कृष्ण, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 कहता है बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप यानी पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया गया, इसका शुभंकर आपको बताना है। तो चांद यानी बाघ, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। कहता भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो अजीत दयाल सिंह, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 137, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 23 अगस्त, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो लैंडो नॉरिस, राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 139, भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी दी गई है। बताइए किस शहर को, भारत के किस शहर को। तो अहमदाबाद हो जाएगा, राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 41, चलिए एक सीरीज दे रखा है, सीरीज को देखकर आपको बताने इसके स्थान पे क्या होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं सीरीज को देख रहा हूँ तो यहाँ 28 से 31 हुआ, कितना बढ़ा 3, फिर कितना बढ़ा यहाँ पर 5, फिर कितना बढ़ा 3, फिर यहाँ कितना बढ़ा 5, यानी 3 5 3 5 का पैटर्न है। तो फिर यहाँ पर 3 बढ़ेगा यानी 47, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 142। देखिए इसमें क्या निकालना, आपको दिन बताना। तो इस दिन को निकालने की बिल्कुल इजी तरीका हम इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुके थे, उसमें भी था, ठीक है ना। चलिए इसमें भी बता दे रहे इसको कैसे नहीं, कितना इजी से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर आप सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितना डिफरेंस है, तो बोलिएगा 91 में से 82 किया यानी 9 होगा। अब 82 91 में कितने लीप ईयर, तो बोलिएगा 84 होता है, 88, 2 लीप ईयर है। तो 2 और इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 11। इसको 7 से भाग कर दिए, कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। तो यह 4 हम निकालने का मतलब क्या, सीधा हम जंप कर रहे हैं 22 सितंबर 1982 से 22 सितंबर 1991 में हम जंप कर रहे हैं, ठीक है ना। समझिए कि हम जो 4 ये निकाले हैं,
अगर हम बुध के बाद 4 ऐड कर दें, बुध जुमरात जुम्मा से नीचे इतवार यानी रविवार, रविवार आ गया। यानी कहने का मतलब ये हो कि 22 सितंबर 1991 का दिन कौन सा हो गया, रविवार हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 22 सितंबर 1991 का दिन हमको रविवार मिल गया। ठीक है, अब देखिए 22 सितंबर, तो सितंबर कितने दिन का होता है, तो बोलिएगा 30 दिन का होता है। तो 22 तो इसमें निकल गया, तो बचा इसमें 8 दिन। सितंबर के बाद कितना आता है, सितंबर के बाद कौन सा महीना, सितंबर अक्टूबर आता है, तो उसमें ऑड डे कितना होता है, 3 होता है। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में ऑड डे कितना होता है, तो बोलिएगा 2 होता है। और नवंबर के बाद 7 दिसंबर को जाना है। अब देखिए 7 दे रखा है, तो 7 यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं 7 से इसको भाग कर दूँ तो 0 बन जाएगा। बाकी उस तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, तो 10 3 13, यानी 13 बटे कितना हो गया आपका 7, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6। ऑड नंबर कितना आया आपका 6 आया। तो हम क्या करेंगे, जो रविवार हम निकाला था इससे 6 आगे बढ़ेंगे, 6। तो आगे न बढ़कर हम एक पीछे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, आगे नहीं बढ़ना 6, तो एक पीछे हो जाएंगे शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 143 कहता है शब्द केयरफुल जो दे रखा, प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षरों समूह बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड को लिखिए। केयर फुल हो गया, पहले इसको लिखिए वर्ड में। सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो ए लिखेंगे। ए के बाद सी होगा, सी के बाद ई होगा, ई के बाद एफ होगा, एफ के बाद एल होगा, एल के बाद आर होगा, उसके बाद यू होगा। क्वेश्चंस क्या बोला हो, क्वेश्चंस क्या बोला, देखिए जब नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा कौन हो गया, ये बाएं से दूसरा, दाएं से चौथा, 1 2 3, दाएं से चौथा ये हो गया, का बीच में आपका ये बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। अब देखिए सी के बाद यहाँ डी का गैप है, तो डी और ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी और ई। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो गया, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 144, इसमें बताना त्रिभुज। ठीक है ना, तो अब देखिए सबसे पहले पैटर्न समान है, इसमें हम पहले बता चुके इसमें 3 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, किसी वर्ग या आयत की बात करते हैं, तो इसमें कितना बनता है इस तरह से, तो 1 2 3 4 यानी 8 बनेगा। इस तरह से इसमें 2 तरह के 1 2 3 4, तो 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा। और देखिए इसमें कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो 8 दूना 16, 3 19, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 145। ठीक है, कहता है कि 6 व्यक्ति ELMNDO एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आप इसको साउथ कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा जब पूरब की तरफ है तो। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ देखिए पूरब की ओर मुख करके बैठी हैं। एम ओ के दाईं और तीसरे स्थान पे, ओ के दाईं ओर, एम ओ के दाईं ओर। तो अगर मैं ओ को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, मान ली ओ यहाँ पर तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा कौन है, एम है। उसके बाद कह रहा है कि ओ और एम दोनों सिरे पर नहीं बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है सिरे पर नहीं तो इधर भी होगा, इधर भी कोई इंसान होगा। ठीक है, चलिए ओ और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ओ और एल के बीच, तो ओ यहाँ हो गया, तो एल यहाँ पर होगा, तो 3 को हो गया ना, एक यहाँ खाली जगह यहाँ, तो 3 हो गया, यहाँ ओ हो गया, ये ओ है आपका, ये आपका क्या है, ये ओ है। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है एन एम की पड़ोसी है, तो एन यहाँ होगा। तो बाकी क्या पूछ रहा है, तो ओ का पड़ोसी कौन है, तो ओ आपका कहाँ हो, तो ओ यहाँ पर हो गया। तो ओ का पड़ोसी कौन है, तो कौन कौन बचा, तो बोलिएगा डी और ई बचा। तो या तो ई डी यहाँ पर होगा या ई डी इधर होगा, ऐसा तो लिखा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 146। कहता है उच्च तापमान परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में उपयोग करने के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छा विकल्प है, बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पिघलता हुआ पोटेशियम, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री वृत्ताकार कक्ष में घूमते समय एक चम्मच बाहर फेंक देता है, चम्मच का क्या होगा, तो जाहिर सी बात वो भी क्या हो जाएगा, वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहेगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 148। कहता है एक प्रकाश तरंग
हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घटेगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे हल्का और सबसे छोटा कण है जो हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, यानी जो धनात्मक आयन है, बताइए। 149 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रोटोन जो है इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 150। जब ओजोन ठोस से तरल और फिर गैस में परिवर्तित होती है तो रंग में क्या उल्लेखित परिवर्तन होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बैगनी से गहरे नीले व हल्के नीले रंग में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 120 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ जो 1 to 5 के लिए। ठीक है, कल से आपको इस चैनल पे आपको मैथ भी दिखेगा, ठीक है ना, जो 1 to 5 के लिए भी रहेगा और 6 to 8 के लिए भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।